आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ऐसा देखा जाता है कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है। और अगर सोशल साइंस में भी हम हिस्ट्री की बात करें तो बच्चे ये कहते हैं कि हमें हिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। तो हम सबसे पहले 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो ये चैप्टर है अच्छे से समझा पाऊँ, प्लस हिस्ट्री के प्रति आपकी जो रुचि है वो डेवलप हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है। तो ये क्लास 7th का चैप्टर पहला चैप्टर है, जो कि है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब 1000 वर्षों के दौरान का क्या मतलब है कि सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे अब कोई भी हिस्ट्री अगर लिखी जा रही है तो वो एक दिन में तो लिखी नहीं जाएगी, या फिर कोई भी घटना जो घटित हुआ है वो एक दिन का इतिहास तो हो नहीं जाएगा। हालांकि जो बीता हुआ कल है वो भी हमारा इतिहास ही है, लेकिन हम यहाँ पे हिस्ट्री को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा मतलब भारत का इतिहास दिखाया जाएगा। तो हज़ारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए, चाहे वो साहित्यिक तौर पे हो, पुरातात्विक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, तो ये जो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसकी पड़ताल पड़ताल मतलब क्या कि किसी भी चीज़ की खोज कह सकते हो, या फिर किसी के बारे में जानना। तो जो हज़ारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के बीच में, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इस सारे चैप्टर में आपको वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है नई और पुरानी शब्दावली। अब इसमें नई और पुरानी शब्दावली जब आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भाषा की बात की जाएगी। शब्दावली मतलब भाषा की बात की जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक वो क्या है, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो अब जैसे पहले के जो लोग रहे होंगे वो किस तरीके से भाषा का प्रयोग करते रहे होंगे, और आज के समय में लोग किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो भाषा है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। वो कहते हैं ना कि मतलब भाषा जो है हमेशा बदलती रहती है, पग पग पे, समय समय पर। तो अगर भाषा बदल रही है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की सांस्कृतिक परिवेश भी बदलेगी, और जो एक तरीके से संप्रेषण का माध्यम है, सूचनाओं का माध्यम है, वो भी बदलेगा, उसमें भी परिवर्तन होगा। अगर हम मध्य युग की बात करें तो उसमें क्या था कि फारसी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन जो मध्य युग की फारसी की भाषा है और जो आज के समय की फारसी की भाषा है, उन दोनों में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब जैसे अगर हम हिंदी की भी बात करें तो हिंदी भी, अगर आप आदिकाल की हिंदी को देखेंगे और ये अभी जो आधुनिक काल चल रहा है उसकी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। उसी तरीके से जो परिवर्तन हुए इतने समय में, हज़ारों सालों में, तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे भाषा पे पड़ा, हमारे रहने के तरीके पे पड़ा, हमारे जीवन शैली पे पड़ा, हमारी परंपराओं पे पड़ा, हमारी संस्कृतियों पे पड़ा। तो इसमें पहला पॉइंट है, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हिंदुस्तान आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अगर अब हम लोग कभी भी बात करते हैं हिंदुस्तान की तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है कि हाँ, हिंदुस्तान का मतलब भारत है। लेकिन अगर हम 13वीं शताब्दी की बात करें, 13वीं सदी की बात करें तो क्या है, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब 13वीं सदी में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान शब्द है वह कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों तक, या फिर यूँ कह लो कि कुछ राज्य तक, या फिर अगर और भी इसको स्पेसिफाई कर दे तो कुछ
सामंत वर्ग के लिए या फिर कुछ एक साम्राज्य के लिए, उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब ये जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके हैं, ये बेसिकली दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में आते थे। और इसका मतलब राजनीतिक एक राजनीतिक तौर पे इसको लिया जाता था। क्यों राजनीतिक तौर पे? क्यों कहीं ना कहीं ये जो सारे क्षेत्र थे वो दिल्ली के सुल्तान जो थे उनके अंतर्गत आते थे, उन्होंने जीत रखे थे उन्हें, तो इसलिए उसको राजनीतिक तौर पे देखा जाता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। अब यहाँ कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई राजा है या फिर कोई सुल्तान है तो वो अपने साम्राज्य को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ऊपर के पॉइंट्स में हमने देखा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात किया गया है, तो जो सुल्तान है कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को अगर बढ़ाएगा तो उसका जो एक क्षेत्र है वो क्षेत्र विस्तार बढ़ता चला जाएगा, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये नोटिस करने वाली है कि बताया गया है कि सल्तनत का प्रसार तो हो रहा था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द जो है उसमें दक्षिण भारत का कभी भी समावेश नहीं हुआ। मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, एक तरीके से कह सकते हो कि वो दक्षिण भारत में वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब बाबर की बात हो रही, मतलब मुगल सल्तनत की बात हो रही है। तो जो बाबर, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का क्या प्रयोग किया, किस अर्थ में निकाला कि जो यहाँ की जो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी, वो चाहे छोटे छोटे जीव जंतु हो या यहाँ के निवासी हो, उन सब के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान है। मतलब जो बाबर ने 16वीं सदी में जिस हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया वो हमारे हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में ही कर दिया था, या फिर 14वीं सदी में ही कर दिया था। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अमीर खुसरो जो है हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रख्यात भक्ति काल के कवि हैं। देखते हैं इनके बारे में। अमीर खुसरो, कहा जाता है कि अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी में, इनका मतलब ये काल रहा है 1253 से 1325 ईस्वी तक इनका समय है, ये सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदी का प्रयोग किया जाता था। अब अगर आप हिंदी साहित्य की बात करें तो पहले क्या था कि भाषा को भाखा कहते थे। जैसे कहते हैं ना कि अभी हम लोगों ने देखा कि समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते गए, भाषा में परिवर्तन होते गए। तो जो पहले भाखा था वो भाषा हुआ, देन उसके बाद अभी भी परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। तो जो भाखा के भाषा के स्थान में भाखा था, उसके स्थान पे अमीर खुसरो ने ही हिंदी या हिंदवी का प्रयोग सबसे पहले किया था। अमीर खुसरो ने हिंदी मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। यह हिंदवी मूलतः मतलब जो हिंदवी शब्द है वो आया कहाँ से? हिंदू प्लस ई, मतलब जो हिंदवी शब्द है हिंदू प्लस ई से मिलकर बना, जिसका अर्थ है हिंदुओं की भाषा। अमीर खुसरो ने गियासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। खालिक बारी में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। अब आप देखेंगे, अगर क्लास 7th की बुक देखते हैं आप, उसमें फर्स्ट चैप्टर तो विदेशी शब्द आया है जिसका बहुत थोड़ा सा जिक्र हुआ है। अगर हम आज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे वर्तमान समय में जो विदेशी है, सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे देश का नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, तो वो कौन है? वो विदेशी हैं। लेकिन मध्य युग में ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा उल्टा था, ऐसा नहीं था। मध्य युग में ऐसा माना जाता था कि अगर जैसे एक गाँव का व्यक्ति हो कोई और वही दूसरा गाँव कोई व्यक्ति उस गाँव में आ रहा है, इट मीन्स जो दूसरे गांव के व्यक्ति उस गांव में आ रहा है उन लोगों के लिए वो विदेशी है, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा अलग होगी। ये दो जो गांव हैं वो एक तरीके से एक दूसरे के लिए विदेशी कहलाते हैं।
अब बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए आज भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अब पांडुलिपियाँ उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक लोगों द्वारा हाथ से लिखी गई हैं। और इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो परंपरा रही है, एक तरीके से भारतीय संस्कृति परंपरा, वो श्रुतिपरक परंपरा रही है। श्रुतिपरक मतलब कि जो गुरु है वो कुछ मतलब जो पाठ है उसका उच्चारण करेंगे तो जो शिष्य है उसको सुन करके ग्रहण करेंगे। लेकिन बाद में लोगों को लगने लगा कि नहीं, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसको हमें बचा करके अगर रखना है तो उसको हमें कहीं लिखित रूप में रखना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया कि ताड़पत्रों पर लिखना शुरू कर दिया। तो उसे हम पांडुलिपि के तौर पे जानते हैं। और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो जो हम अपनी डायरीज लिखते हैं, जो किताबें वगैरह हैं, वो सारी ही एक तरीके से पांडुलिपियों की उदाहरण है। लेकिन किताबों में जो प्रिंटेड है वो नहीं, जो हाथ से लिखे गए हैं उनको हम पांडुलिपि कह सकते हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अभिलेखागारों में रखा जाता है। इतिहास के स्रोत, अगर इतिहास के स्रोत की बात करें तो इतिहास के 3 स्रोत हैं। 3 प्रकार से हम इतिहास के बारे में अच्छे से डीप स्टडी कर सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में अगर आप देखोगे तो अशोक के अभिलेख आप देख सकते हो, जो कि साहित्य को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब साहित्यिक स्रोत में अगर बात करें तो हम सबसे पहले हमारा आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब, अगर ऋग्वेद कह रही हूँ मैं, ऋग्वेद नहीं, वेदों की बात करते हैं। वेद में हमारे कितने 4 वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दूसरा आपका आ जाएगा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य और चौथा आ जाएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। विदेशी स्रोत में अगर हम बात करें तो मेगस्थनीज की इंडिका, अल-बरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसको भारतीय खोज के नाम से जाना जाता है, और वेन्सांग की लिखित किताब को हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में अच्छे से पता चल सकता है। अब क्या होता था कि पांडुलिपियाँ लोग हाथों से लिखते थे, तो उस समय छापे खाने तो होते नहीं थे। तो जो जैसे एक बार किसी ने पांडुलिपि लिख दी तो उसको दोबारा लिखने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपर्ट को बुलाया जाता था, जो उस पांडुलिपि की नकल करता था और उसको हुबहू उतारने की कोशिश करता था। तो क्या होता था कि कभी कभी वो जो अक्षर होते थे वो सेम एज इट इज़ नहीं उतारे जा सकते थे। तो उसमें क्या होते थे कि फेर बदल कर दिए जाते थे थोड़े बहुत, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से पांडुलिपियों में धीरे धीरे कमी आती गई, क्योंकि जो वो शब्द था, जो शब्द की मीनिंग थी, वो समय के साथ साथ बदलती चली गई और उसका अर्थ जो पहले था वो बाद में कुछ और ही हो गया। तो जिसे हम लिखे हैं कि पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो कभी आप लोगों ने अपने फ्रेंड की कॉपी से असाइनमेंट किया हो देख करके, और आपको कभी राइटिंग समझ में नहीं आती, तो आप लोग क्या करते हो कि हूबहू आप जैसे वर्ड्स लिखे गए उस तरीके से आप लिख देते हो। तो पिछले समय में भी यही होता था कि जब जो एक्सपर्ट होते थे पांडुलिपियाँ लिखने वाले, उनको समझ में नहीं आता था तो पूरी कोशिश करते थे कि एज इट इज़ उस वर्ड को उतार दिया जाए। तो क्या होता था कि वर्ड्स लगते तो थे सेम, लेकिन उसकी मीनिंग आगे चल करके बदल जाती थी। अगला पॉइंट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। अब 700 और 1750 इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा मेजर गैप है। 700 मतलब हमारे एंशियंट टाइम का बात हो रहा है, 1750 मतलब हमारे मॉडर्न टाइम का बात हो रहा है। तब जब 1750 मॉडर्न टाइम की बात हो रही थी, इसमें क्या होगा, आप लोग को पता होगा कि 16वीं सेंचुरी में हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। और जब 1750 से इट मीन्स क्या हो रहा है कि हम एक तरीके से कह सकते हो कि गुलाम भी है और कहीं ना कहीं देश थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा है, प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ रहा है।
तो जब प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ेगा तो उससे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो अब देखेंगे इस पूरे काल में अलग अलग समय पर बड़े बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लंबा टाइम पीरियड है 700 और 750 के बीच में। तो जो 700 से लेकर के 750 के बीच में जितने परिवर्तन हुए वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हुए, हम उसी को आज देखेंगे। नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्रौद्योगिकी का मतलब सिंपल सा है मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब इसमें टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आई वो देखते हैं। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद बनाने वाले हथियारों का इस्तेमाल। ये तो खैर आप मध्यकाल की बात चल रही है कि लोगों ने अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए क्या क्या परिवर्तन किए, अपने सहूलियत के हिसाब से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों की खोज की। सिंचाई में रहट, जिससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत बड़ी एक सफलता हासिल हुई, जहां लोग हाथों से खेतों को कुदाल से खुदाई उदाई करते थे। वो रहट के आने से क्या हुआ कि खेतों की जुताई बहुत आसानी से होने लगी। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों। नई तरह का खान पान, जहाँ प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वही कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे खान पान के तरीकों में भी बदलाव हो रहे थे। तो नई तरह के खान पान जो आया, जिसमें हम देखें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है ये मध्यकाल की हैं। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अब बोला जा रहा है कि 700 से लेकर के 750 की अगर बात हो रही है तो इन दोनों जो परिवर्तन हो रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पीने को लेकर के या फिर रहन सहन को लेकर के ही परिवर्तन हो रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये चौतरफा परिवर्तन हो रहा है, चारों तरफ से परिवर्तन हो रहा है, जिसमें हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्लस इसमें आप धार्मिक परिवर्तन भी ऐड कर सकते हो। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अब क्या हुआ कि अगर हम 1750 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार आ चुकी है और वो क्या करेंगे कि हमारे जो क्षेत्र हैं, जो रिजर्व क्षेत्र हैं, उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो वहाँ पे बसे लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करेंगे। तो क्या हो रही है कि एक तरीके से गतिशीलता बढ़ रही है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। अब हमारा जो बुक है उसमें राजपूत एक वर्ड आया है जिसका मीनिंग बताया गया है कि राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। अब यहाँ पे वर्ण शब्द आया है तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारा समाज है एक तरीके से वो 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो राजपूत हैं वो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं और ये बेसिकली योद्धा होते हैं। इनको ऐसा ये इनका मानना है कि ये ब्रह्म की भुजाओं से जन्मे हैं जो कि लोगों की रक्षा करेंगे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अब जैसे राजपूत शब्द एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें राजपूत का अगर हम नाम सुनते हैं तो हम तुरंत ऐसा करते हैं कि वो राजा होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि क्षत्रिय शब्द को जोड़ा गया है, मतलब जो आपकी रक्षा करे, क्षत्रिय। तो क्या होगा कि जो सेनापति हैं या फिर जो सैनिक है वो भी आपकी सेवा करते हैं, तो उनको भी क्षत्रिय माना जाता है और वो भी राजपूत के अंतर्गत ही आते हैं। अन्य समूह में देखेंगे मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। जहाँ पे राजपूत एक जाति कह सकते या फिर एक साम्राज्य के तौर पे उभर रहे थे, वहीं अलग अलग जातियाँ भी उभर रही थी और अवसरों का लाभ उठा रही थी, जिसमें मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उन अवसरों का लाभ उठाया। अब जैसे इसमें मराठा, सिख, जाट ये सब ठीक है, लेकिन जो अहोम
ये जाति नहीं, अब आगे पढ़ेंगे कि ये जनजाति है बेसिकली। और ये पहले आदिवासी जनजाति है जो कि जंगलों में रहती थी, और समय के साथ साथ ये क्या हुआ कि इनका एक तरीके से ओहदा कह सकते हो ये बढ़ता चला गया। तो इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि आगे क्या है। आधुनिक काल की शुरुआत, अब 1750 की बात हो रही है, तो मतलब आधुनिक काल की शुरुआत हो गई है। और क्या हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्यों अंधाधुंध कटाई हो रही है? क्योंकि जो अंग्रेज है उनको लगता है कि जंगलों को वो एक तरीके से एक बहुत बड़े उद्योग या फिर व्यापार के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि जो आदिवासी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन की उर्वरता को ख़राब कर दे रही है। तो वो क्या करते हैं कि उस पर वानिकी करते हैं, जैसे पे अंगूर की खेती भारी मात्रा में करना, जिससे उनको एक तरीके से पूंजी की अर्जित हो भारी मात्रा में। तो उन्होंने क्या किया, वनों की अंधाधुंध कटाई करने लगे। दूसरी बात, रेलवे पटरियाँ बिछने लगी थी, उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने वनों को काटना शुरू कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है कि कुछ वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए। लोगों को, जो आदिवासी लोग या फिर जो वनवासी जो वनों में रहते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ज़मीन की जुताई करने लगे और कुछ क्या हो गए, किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। तो जब कृषक बन गए तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो कहीं न कहीं जो एक वन में रहते थे और एक समाज, वन और समाज दो अलग अलग जगह थे उस समय पे। तो जो कहीं न कहीं लोग वनवासी आदिवासी जो समाज से कट करके रहते थे, कृषक बनने के बाद वो कहीं न कहीं समाज से जुड़ने लगे थे, और समाज की जो चीज़ें थी, समाज के जो लोग थे, वो कहीं न कहीं उन लोगों को प्रभावित करने लगे थे, और वो उस समाज का अंग धीरे धीरे बनने लगे थे। अब उससे क्या हुआ कि जब वो समाज के अंग बने, तो पहली बात तो वो समाज के अंग थे नहीं, वो मजबूरी में समाज के अंग बने। तो उनसे क्या क्या समस्याएं हुई उनके बारे में बात करेंगे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। हमें पता है कि पहले क्या था, जमींदारी प्रथा थी, जिसमें कि छोटे किसानों को या फिर छोटे समूह के लोगों को कहीं ना कहीं कर देना पड़ता था ज़मींदारों को। तो सेम समस्याएं वनवासियों के लिए भी हुआ। जब वो कृषक बन गए तो उन्हें समाज में आने के बाद कर चुकाने पड़ने लग गए। स्थानीय मालिकों को मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। मतलब कि जो वहाँ के स्थानीय ज़मींदार थे, बेगार का मतलब कि आपसे काम करा लिया जाए लेकिन आपको उसका पगार न दिया जाए, मतलब बिना पैसे का काम आपको करना पड़ता था वहाँ के स्थानीय मालिकों के घर जा कर के। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। मतलब आप एक कह सकते हो कि आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे दूरियां होने लगी। एक होता है एलीट क्लास और एक होता है निम्न क्लास। तो उन दोनों के बीच में एक धीरे धीरे अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ने लगी। अब कार्य की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जब वनवासी लोग कृषक बने तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग तो कुछ के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुई। कुछ लोग मवेशी पालते थे। मवेशी मतलब जानवर, भेड़ बकरियाँ सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, कुछ लोग मवेशी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। अब सामाजिक अंतर, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवस्था के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। मतलब कहने का ये है कि एक तो ज़मीन है लोगों को, कुछ के पास ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, कुछ के पास मवेशी है, कुछ के पास खेती है, लेकिन उससे उनका काम नहीं चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि दस्तकारी कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कृषक वर्ग में भी कितनी सारी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। तो कृषक वर्ग में भी बहुत बड़ा एक तरीके से सामाजिक अंतर आने लगा कि कुछ जो कृषक हुए वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए, कुछ कृषक निम्न स्तर के हो गए। और आगे चल कर के क्या हुआ कि लोगों को उनके काम के आधार पे उन्हें समाज में स्थान
मिलने लगा। जो जिस हिसाब से काम करता था, जिस हिसाब से का उनका काम होता था, उस हिसाब से उनको समाज में दर्जा दिया जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा लगा हो, या फिर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।